अभी अपन एक पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये बहुत ही पुराना पेपर है। ये है बेसिकली ये जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका पेपर कोड है 173। ठीक है। इसका पेपर कोड क्या है बेसिकली 170। एक बार सब लोग इसको बताना ज़रा मुझे। आंसर इज सी, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो क्यों, ध्यान समझना। अब जैसे फ्यूज क्या होता है, देखो फ्यूज होता क्या है सिंपली। ये है आपके सामने फ्यूज, दिख रहा है, विजुअल है सबको। ये आपके सामने फ्यूज है, लाइक दिस इज लाइव वायर, और ये आपका फ्यूज वायर है। ये आपका क्या है, दिस इज फ्यूज वायर। अब देखो, अगर इस ये फ्यूज आप क्या चाहोगे, लाइक कि ओपन रहे या क्लोज रहे, बोलो। ये जो वायर है ये आप क्या चाहोगे, ओपन से ओपन रहे या क्लोज रहे, बोलो। क्लोज ही चाहते हो तो फिर लगा ही क्यों रहे हो, सिंपल वायर जोड़ दिया होता। ऐसे बोलो कि लाइक अंडर नॉर्मल कंडीशन हम चाहते हैं फ्यूज क्या रहे, क्लोज्ड स्टेट में। और अंडर लाइक कि कोई फॉल्टी कंडीशन या अब नॉर्मल कंडीशन, ये फ्यूज वायर बेसिकली हम क्या चाहते हैं, क्या हो जाए, ये मेल्ट हो जाए, यानी ओपन हो जाए, ओपन सर्किट हो जाए। पहले बोलो हाँ या ना। नॉर्मल सिचुएशन में हम चाहते हैं कि लाइक कंटिन्यूअस कंडक्शन होता रहे, और लाइक अंडर स्पेशल कंडीशन अब नॉर्मल कंडीशन ये क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। बहुत ध्यान से समझना इसमें। अब देखो तुमने ही लाइक कितने लोगों ने गलती कर दी, ठीक है ना। समझ लोगे कॉन्सेप्ट तो शायद पॉसिबिलिटी है कि बहुत कम क्वेश्चन गलत होने वाला है, कि मतलब ऐसे ना। ठीक है। तो हम नॉर्मल सिचुएशन में चाहते हैं क्लोज रहे, अब नॉर्मल सिचुएशन में चाहते हैं कि मेल्ट हो जाए। मतलब हम चाहते हैं कि मेल्ट हो जाए, बोलो हाँ या ना। हम चाहते हैं कि मेल्ट हो जाए। अब मेल्ट अगर हो जाए तो मेल्ट करेगा कौन, मेल्ट करेगा कौन, बोलो। हीट। मेल्ट कौन करेगा, हीट। और हीट का, अब हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। यस या नो। हम चाहते हैं मेल्ट हो आफ्टर अ सर्टेन करंट, तो वो तभी मेल्ट होगा जब हीट क्रिएट होगा। अगर आपने एक ऐसा मटेरियल ले लिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो मेल्ट होगा जब आप चाहते हो, बोलो। अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो क्या वो तब मेल्ट होगा जब आप चाहते हो। तो इसका मतलब क्या है, लाइक कि मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो और हाई, मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो और हाई, मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दिमाग में लाओ कि सर जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उसको, सबसे लोवेस्ट जिसका मेल्टिंग पॉइंट है उसे यूज कर लेंगे, नहीं। ऑब्वियस सी बात है, ये जो सारी बातें हो रही हैं किस टाइम के लिए हो रही हैं, अंडर अब नॉर्मल कंडीशन। वो पिक्चर में तभी आएगा ना यार, फ्यूज का एक्चुअल सिनारियो कब क्रिएट होगा, जब फ्यूज अब नॉर्मल कंडीशन में आएगा। नॉर्मल कंडीशन के लिए तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपका जो वायर है वो मेल्ट हो जाना चाहिए। इसलिए हम ऐसा वायर लेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो। मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, बात सबको क्लियर है। अब यहाँ पे कि ये जो मेल्टिंग है क्या सिर्फ करंट पे डिपेंड कर रहा है, क्या मेल्टिंग, मान लो एक ऐसा वायर ले लिया आपने, एक ऐसा वायर ले लिया जिसका रजिस्टेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो आप कितना भी करंट फ्लो करा लो, क्या ये उतना हीट क्रिएट करेगा जो कि उसको मेल्ट करने में एबल है, एबल हो, बोलो। अगर आपने आर की वैल्यू बहुत ही कम ले ली, तो अगर आर की वैल्यू बहुत कम ले ली तो जो हीट क्रिएट होगा उसकी भी वैल्यू कम हो जाएगी ना यार। और अगर हीट कम हो गया तो क्या वो मेल्ट होगा, अगर हीट कम जनरेट होगा तो क्या वो मेल्ट होगा, नहीं। तो मतलब द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी हाई या लो,
द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी हाई या लो? दैट शुड बी हाई। क्या अभी हमें बात क्लियर है? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मुझे ये बता दो। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ओके। इसी में आपसे कभी कभी पूछ लेता है हाई रेजिस्टेंस के अलावा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई या लो? वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई या लो? ओब्वियसली हाई ना, है कि आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस ज़्यादा करना है तो मुझे रो भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा ना यार। क्लियर हुआ? ठीक है, लाइक कि क्या है, चलो सारी बातें तो समझ लिया मैं। किसी को कोई दिक्कत तो डाउट तो नहीं है ना? अच्छा, फिर उससे और कुछ अगर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं तो ये क्या करता है, ये किससे प्रोटेक्ट करता है? फ्यूज किससे प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर करंट, यस या नो? प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर करंट, या फिर शॉर्ट सर्किट करंट, या फिर ओवरलोड, या फिर ओवरलोड, यस या नो? ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है फ्यूज का? वर्किंग प्रिंसिपल एनीवन? फ्यूज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो आंसर इज हीटिंग इफेक्ट। यार हीटिंग पे ही तो काम कर रहा है ना, लाइक हीट ज़्यादा हुआ तो मेल्ट करेगा, नहीं हुआ तो लाइक मेल्ट नहीं करेगा। डन। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा चलो डन, तो ये आपका पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका बताइए, विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? विच मेटल इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? बोलो यार। Which material is commonly used as an electromagnet? Answer is iron. आयरन मतलब लाइक आप इससे ज़्यादा अच्छा वर्ड बोल सकते हो कि क्या, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, आयरन से बना होगा। ओके, अब देखो यार, ये क्या है आपका, ये जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है क्या है? दिस इज व्हाट? लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये जो मटेरियल दिख रहा है ये क्या है? यही है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ब्लैक वन और ब्लू वन? वायर की बात कर रहा हूँ या मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं? मटेरियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है। और ये जो वायर है, ये जो आपको दिख रहा होगा शायद थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है, ये वायर किससे बना होता है? ये वायर कॉपर से। और ये जो ब्लू कलर का है, दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? दिस इज इंसुलेशन। This is insulation, and combinedly copper wire with a thin layer of insulation is known as बोलो, enameled wire। याद आया? enameled wire। क्लियर हुआ कि नहीं सबको? बोलो यार, देख पा रहे हो ना आप? enameled wire का मतलब क्या हो जाएगा? लाइक ये देखो, ये सारी क्या है, लाइक आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए ना, हमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराना है। हमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराना है, हमें करंट थोड़ी नो कराना है, करंट तो सिंपली पास हो ही रहा है।
डन। क्वेश्चन नंबर 3, द MKS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। चलो ये तो सिंपल है, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज they contains free electrons, they contains free electrons, ठीक है। fuse wire is used to make the electrical circuit strong, convert AC into DC, convert DC into AC। क्या होगा? prevent an unduly highly electric current to pass through a circuit, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताइए। द इलेक्ट्रिक फिटिंग द वायर इज अर्थड बिकॉज, द इलेक्ट्रिक फिटिंग द वायर इज अर्थड बिकॉज एनीवन, क्या होगा? ए, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट पास थ्रू द अर्थ। जैसे इसका इलेक्ट्रिकल फिटिंग मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग? एनीवन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग? मतलब घरों में, घर में अगर मान लो घर बन गया है, लेकिन बन चुका है, अभी आपको इलेक्ट्रिकल वाला सारा डिपार्टमेंट इंस्टॉल कराना है, वायरिंग करानी है, बोर्ड कराना है, और जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है सब, तो वो सारा सिस्टम जब हो रहा होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फिटिंग। यस या नो? सिंपल शब्दों में बोलें तो घर की वायरिंग। क्या ये बात क्लियर है हमें? ठीक है, ओके। तो अब देखो यार, अब जैसे अगर तुमने देखा होगा, जितने भी पावर डिवाइसेज होते हैं, जितने भी पावर डिवाइसेज होते हैं, उसमें क्या होता है? 2 वायर होते हैं या 3 वायर होते हैं? जितने जितने भी पावर डिवाइसेज होते हैं उसमें क्या होता है? 3 वायर, ठीक है, ओके। तो 3 वायर बेसिकली क्यों होते हैं? बोलो, तीसरा वायर क्यों लगाया जाता है? अर्थ, न्यूट्रल, ओके, अर्थिंग, ठीक है। एक बात बताओ, मान लो, चलो, एक पावर अप्लायंस था जिसमें 3 सॉकेट थे, जिसमें 3 सॉकेट थे। मैंने उसका ऊपर वाला पोर्शन लाइक कि ब्रेक कर दिया। कोई भी लाइक कि कोई भी सप्लाई है, तो सप्लाई से क्या होता है? एक लाइव वायर आता है और एक न्यूट्रल वायर आता है। यस या नो? 2 ही वायर आ रहे होते, 2 ही वायर आ रहे होते हैं। डन, ओके। अब जैसे मान लीजिए कोई सॉकेट है, सॉकेट में आपको नॉर्मली क्या दिख रहा है? कितने पिन दिख रहे हैं? तो सपोज दैट इज 2 ओनली, 2 ओनली, ऐसे होता है। और ये तीसरा, तीसरा का थोड़ा सा लाइक की साइज ज़्यादा होता है, इस तरीके से। अब ये तीसरा किसी से कनेक्टेड होता है या नहीं होता? पहला क्वेश्चन ये बताओ, ये जो थर्ड वाला सॉकेट है, क्या किसी से कनेक्टेड होता है? बोलो, क्या किसी से कनेक्टेड होता है? लाइक कि एक तो चलो फेज है,
एक तो आपका फेज है और एक आपका क्या है, न्यूट्रल है। एक आपका क्या है, न्यूट्रल है। ये क्या है, तीसरा क्या है, दिस इज अर्थ। दिस इज अर्थ। अर्थ पॉइंट से बोलने मतलब इसमें होगा क्या, लाइक कि इसका एक वायर ले जा करके, लाइक जो अर्थ वाला वायर होता है, जिसे जिसे बोलते हो आप अर्थिंग, तो उसमें उसके उसके पास ले जा रहे होते हैं अपन। ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा अप्लायंस लिया, एक अप्लायंस ले लिया, मान लीजिए आयरन ले लिया आपने। सपोज आप आयरन ले रहे हो, कपड़े प्रेस करने हैं। ठीक है। अब अंदर कुछ डिफेक्ट होने की वजह से, अंदर कुछ डिफेक्ट होने की वजह से क्या हुआ कि उसका जो करंट है उसकी बॉडी पे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर कोई आयरन है तो उसमें अगर कुछ डिफेक्ट हुआ, ऐसे नॉर्मली आप टच कर रहे हो उसका, नॉर्मली अगर ठीक ठाक है तो अगर आप उसकी बॉडी को टच करते हो तो क्या आपको कोई करंट लगने वाला है क्या, लाइक किसी भी तरीके से नहीं। लाइक सिंपली गर्म हीट आपको रियलाइज होगा अगर वो, लाइक कि देखते हो ना यार, आप सप्लाई में लगाने के बाद फिर उसे टच करते हो कि नहीं, कि गर्म हुआ है या नहीं हुआ है, हाँ या ना। लाइक उस समय आपको झटका लगता है क्या, उस समय आपको झटका लगता है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सही है तो आपका जो करंट है वो बॉडी में नहीं आ रहा है, बट अंदर मान लो जो भी इंसुलेशन की लेयर है, जो भी चीजें हैं वो हट गई, तो उस समय बॉडी पे करंट आएगा। बोलो हाँ या ना। अब वो करंट आपके थ्रू होते हुए कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, अर्थ पे। तो मतलब आपको फिर क्या महसूस होगा, एक छोटा सा झटका। बोलो हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है। ठीक है। अब इस चीज को अवॉइड करना है, अब इस चीज को अवॉइड करना है, कैसे अवॉइड करें, तो देखो आप सिंपली क्या करो, ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इसके बॉडी से ही एक वायर को, एक जो मतलब पावर अप्लायंसेज में जो 3 टर्मिनल हैं, उसका वो जो तीसरा वाला टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड होता है, अप्लायंस के किससे कनेक्टेड होता है, तीसरा वाला टर्मिनल बॉडी से कनेक्टेड होता है। आ रही बात समझ में, जो अप्लायंसेस का तीसरा वाला टर्मिनल है वो बॉडी से कनेक्टेड होता है। अभी अगर फॉल्ट आया तो वो जो तीसरा वाला टर्मिनल है, क्या वो अभी वो तीसरा वाला टर्मिनल कहाँ पे है इस समय, इससे कनेक्टेड होगा। बोलो हाँ या ना। इस अर्थ वाले पॉइंट से, यार अब अपने प्लग इन किया हुआ है ना, वो जो बॉडी वाला वायर होगा, करंट बॉडी वाला वायर, वो बेसिकली इससे करंट होगा। तो अब वो जो करंट आया, लाइक कि फॉल्ट करंट या फिर अनवांटेड करंट, अब उसके पास दो रास्ते हैं। एक तो आपके बॉडी से होते हुए जाए, जिसमें आपको थोड़े बहुत झटके महसूस हो सकते हैं। दूसरा, वो तीसरे वायर के थ्रू होते हुए यहाँ पे अर्थ पॉइंट से होते हुए कहाँ पे चला जाए, ग्राउंड में चला जाए। तो बताओ किस रास्ते से जाना प्रेफर करेगा, किस रास्ते से, आपके थ्रू या उस अर्थ वायर के थ्रू। बोलो, उस अर्थ वायर के थ्रू। तो अगर उस अर्थ के वायर के थ्रू जा रहा है तो आप वो डैमेज होने के बावजूद क्या आपको झटके लगेंगे क्या, अप्लायंस झट डैमेज होने के बावजूद आपको झटके नहीं लगने वाले। क्यों, क्योंकि जो उसका करंट आ सकता था वो बेसिकली कहाँ जाएगा, डायरेक्टली वहां से होते हुए ये जो तीसरा पॉइंट है उसमें से। मतलब एक सिंपल सी बात बोलूं कि लाइक ये तीसरा, ये अर्थ में करंट कब जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कब जाएगा, जब आपका अप्लायंसेज फॉल्टी कंडीशन में होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है। तो लाइक ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट, ये जो थर्ड पिन, तीसरी सॉकेट, 3 सॉकेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है हमें। ओके। तो क्या है, तो इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग द वायर इज अर्थ बिकॉज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट पासेज थ्रू द अर्थ। आगे बढ़ जाएं यार।
चलिए, अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज, ठीक है, ओके। द एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फिलामेंट, ओके, तो क्या है, द एलिमेंट यूज्ड इन, क्वेश्चन, द एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फिलामेंट इज व्हाट, बेसिकली टंगस्टन, ठीक है, ओके। अब और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, बल्ब तो सब लोगों ने देखा हुआ है, कैसे नो, बल्ब तो सब लोगों ने देखा हुआ है ना, कौन से बल्ब की बात कर रहे हैं, कौन सी बल्ब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनकैंडेसेंट लैम्प, ये तो हमने साइंस में भी बात करी थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, हार्डेस्ट, कठोर तत्व, हाँ, डायमंड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, क्या है, क्वार्ट्ज, ठीक है। पॉलीस्टीरीन क्या है, दिस इज लाइक कि इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जैसे नो, इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। Which one of the following is following material has the highest dielectric strength? Highest, बोलो, हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी है, पॉलीस्टीरीन, मार्बल, कॉटन, ट्रांसफार्मर, ऑयल, ओके, द राइट आंसर इज मार्बल, राइट आंसर इज मार्बल। मार्बल क्या होता है, ये बोल रहे हो कि आंसर बता रहे हो, मार्बल तो पता होगा, हाँ, हाँ, संगमरमर, अच्छा ठीक है, तो मार्बल एक्चुअली राइट आंसर है। देखो, यहाँ पे कुछ मटेरियल को मैं आपको दिखाता हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखो, अब सब याद नहीं होगा, लेकिन हम एटलीस्ट इतना याद कर सकते हैं कि लेकिन किसका ज़्यादा किसका कम। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप सबको पता है, दैट इज 1, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी आपको पता है, 3 × 10⁶, ये क्या है, वोल्ट पर मीटर। बट अगर इसी को आप नॉर्मली अपन किस में रखते हैं, केबी पर सेंटीमीटर, तो 30 केबी पर सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही क्या हमें, इसमें यार, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में। देखो, अगर जैसे बी क्या लिखते हो आप, डी इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर इंटू ई, ठीक है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ए है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ए है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो लाइक कि ये जो, अगर अगर बोलें कि कांस्टेंट हुआ क्या, मतलब लाइक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ क्या, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर क्या है, दैट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या है, हम बेसिकली करते क्या हैं, हम
किसी मटेरियल की परमेबिलिटी उस मीडियम में मेजर कर लिया, मान लो आ गया कि 2 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये उस पर्टिकुलर मीडियम में आ गया परमिटिविटी। उसके बाद फिर अपन पहुंच जाते हैं वैक्यूम में, और वैक्यूम में जो परमिटिविटी होती है दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो हमने इसको कैंसिल किया, तो बेसिकली ये जो परमिटिविटी है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश करता है कि इन कंपैरिजन टू वैक्यूम ये कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। कुछ क्लियर हुआ? मतलब ये जो है ये बेसिकली कंपैरिजन करता है, कहाँ से? उस पर्टिकुलर मीडियम से वैक्यूम का। जैसे अपन होता है ना, लाइक अपन किसी को कंपैरिजन करते हैं तो खुद से कर रहे होते हैं या किसी और से कर रहे होते हैं, किसी एक को रेफरेंस ले रहे होते हैं। अपन बोल रहे हैं कि वो ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब क्या है कि अपन अपने से कंपेयर कर रहे होंगे या फिर किसी और से कंपेयर कर रहे होंगे। लाइक वो एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना, तो यहाँ पे यही है कि ये जो दैट इज मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब डाइलेक्ट्रिक स्टेंस समझे, अब डाइलेक्ट्रिक स्टेंस समझे। ठीक है, देखो यार, अब मान लो आपने क्या किया, लाइक कि कोई मटेरियल है, एक कोई मटेरियल है। अब उस मटेरियल को मैंने यहाँ पे बीच में एक लाइक कि दो मटेरियल ऐसे ला दिया, और ये बीच में ना जिस मटेरियल का मुझे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करना है वही मीडियम डाल दिया। सपोज मैंने यहाँ पे एयर डाल दिया, सपोज यहाँ पे मैंने एयर डाल दिया। अब जब मैंने एयर डाला तो मैंने वोल्टेज अप्लाई करना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, ओके, ये मान लो वोल्टेज है। अब यहाँ पे अभी डिस्टेंस मैंने जानबूझ के रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, जानबूझ के कितना रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, और इसके बीच में क्या है डाइलेक्ट्रिक मीडियम विच इज एयर। अब मैं वोल्टेज को 0 वोल्ट से बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, इस तरीके से बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो क्या ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंडक्ट करने देगा, हाँ या ना? क्या ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंडक्ट करने देगा? तो नहीं करने देगा। वो करना ही है उसे कि रोकना है, ब्लॉक करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाते हैं। चलो मान लो 500 वोल्ट पहुंच जाते हैं, क्या अब करने देगा? नहीं, अब भी ब्लॉक करेगा, अब भी ब्लॉक करेगा। इसी तरीके से हम बढ़ाते बढ़ाते अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो हम वोल्टेज को बढ़ाते 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 हम लेकर के चले गए 30 किलो वोल्ट पर। अब प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि 30 किलो वोल्ट तक तो उसने सरवाइव किया, बट जैसे ही 30 किलो वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज हमने अप्लाई किया, इसके औकात से बाहर चली गई कि लाइक कि अब वो रोक नहीं पाएगा। तो इस समय उस मटेरियल का, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब जितने भी पोलराइज्ड स्टेट में थे वो ब्रेक होकर के फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर 1 सेंटीमीटर आपको कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ा? 30 केवी। अगर यही डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होता और मीडियम एयर होता तो आपको कितना अप्लाई करना पड़ता? 60 केवी। कितना अप्लाई करना पड़ता? 60 केवी। तो मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज बेसिकली काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तभी तो क्या सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है? ब्रेकडाउन का होना ना होना क्या सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यही प्लेट 1 सेंटीमीटर के अलावा मतलब लाइक कि और करीब ला दूं, मैं इसे एकदम ही करीब ला दूं, तो क्या आपको लगता है कि अभी भी 30 केवी चाहिए होगा क्या?
क्या आपको लगता है अभी भी 30 kV चाहिए होता है? नहीं, फिर वोल्टेज बहुत कम चाहिए होगा। लाइक दिस इज मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसके बाद कंडक्शन स्टार्ट हो जाए। तो किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कि इन कंपैरिजन टू वैक्यूम ये इतना ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है मतलब कि इतना ज़्यादा वोल्टेज देने पर ये बेसिकली परमानेंटली कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। क्या ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अब ये था एयर, उसके बाद बैकेलाइट, उसका होता है 5। याद नहीं करना, रटना नहीं है, बस मैं जो जो मेन मेन बता रहा हूँ उसको देखो। इन कंपैरिजन टू एयर, आप देखो नायलॉन का कितना है 3.4, पेपर का कितना है 3.7। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पॉलीस्टीरीन का कितना है 2.56, और पोर्सिलीन का कितना होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6। और मैंने बताया अभी मार्बल का, पता है मार्बल का कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 7, अब 7 लाइक ग्रेटर देन 7। तो समझ में आ रहा है, मार्बल का होता है 7 लाइक कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, बट वही बात है कि हम उसको नहीं यूज कर सकते। दैट इज लाइक अ मार्बल इज लाइक ए स्टोन ना, यस या नो? मार्बल इज लाइक अ स्टोन, तो क्या आप उसे आप किसी भी शेप में कन्वर्ट कर पाओगे क्या? उसे पिघला करके किसी शेप में कन्वर्ट कर पाओगे? तो आंसर इज नो। लाइक आप उसे तोड़ ही सकते हो ना, समझ में आया कि नहीं? आप उसे सिर्फ तोड़ ही सकते हो ना, तोड़ करके अगर कुछ शेप बना सकते हो तो बना सकते हो, तो इसलिए हम उसे यूज नहीं कर सकते। फिलहाल अगर वैसे देखें तो लाइक कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अच्छा एक बात और, कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, हाँ या ना? अगर किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होने वाली है। डन। तो पोर्सिलीन का 6 के आसपास होता है और पॉलीस्टीरीन का 2.56। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं, और मार्बल और कॉटन का भी लगभग 2 के आसपास होता है, कॉटन का भी लगभग 2 के आसपास होता है, लाइक कि मार्बल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएं यार। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल हैज द लीस्ट अफिनिटी फॉर मॉइस्चर? लीस्ट अफिनिटी फॉर मॉइस्चर, तो जो जितना अच्छा इंसुलेट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा उसका बेसिकली अफिनिटी उतना ही कम होगा। व्हाट इज अफिनिटी? लाइक कि अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब लाइक कि भाईचारा, समझ रहे हो? अफिनिटी मतलब लाइक कि अट्रैक्शन या फिर इस तरीके से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल हैज द लीस्ट अफिनिटी, मतलब कौन ह्यूमिडिटी को अपने पास बेसिकली नहीं बुलाने वाला है? तो आंसर इज डी। जितना अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उतना ही कम वो अफिनिटी रखता है किसके प्रति? मॉइस्चर के प्रति। अगर आपने देखा होगा तो जो पोर्सिलीन का मटेरियल है, बारिश के बाद देखो तो क्या उसके आप उसके ऊपर आपको पानी ऐसे भीगा हुआ समझ में आता है क्या? भीगा हुआ दिखता है आपको? लाइक वो सरफेस ही ऐसा होता है कि लाइक कि सारा कुछ वो फ्लो के साथ निकल जाता है। बट अगर वहीं पे एक आप इंसुलेट पोर्सिलीन की जगह लकड़ी देखो, तो लकड़ी क्या करता है? लकड़ी की अफिनिटी और मॉइस्चर पोर्सिलीन से ज़्यादा है या कम है? अफिनिटी, अफिनिटी ज़्यादा है ना यार, भाईचारा ज़्यादा है ना, नहीं समझे? लाइक तभी तो पूरा भीग जाता है ना। अगर आप एक इंसुलेटर रखो, एक लकड़ी रखो और सेम पानी डाल दो, लाइक कि उसके बाद उठाओ, देखो कौन भीगा हुआ फील होएगा? ऑब्वियसली वुड। डन। तो उसकी अफिनिटी क्या है? ज़्यादा है। डन। तो अ गुड
अ गुड डाइलेक्ट्रिक insulating material should have the least affinity for moisture. अब देखो, अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे, अब इसमें देख लो एक बार, माइका का सबसे ज़्यादा 118, उससे सम पेपर का, वुड का कितना होता है, देखो बहुत सबसे कम वुड का होता है। तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूँ, क्या अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, सिंपल समझना, कि इंसुलेटिंग मटेरियल आर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यस या नो, यस या नो, इंसुलेटिंग मटेरियल आर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर द इंसुलेटिंग मटेरियल, यस या नो। हाँ, बट अगर मैं ये बोलूं कि अ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल इज गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? अ गुड insulating material is yeah, good insulating material have good dielectric strength. नहीं, कहाँ से ट्रू है? लाइक लकड़ी का देखो, ये एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल है कि नहीं? लकड़ी एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल है या नहीं है? मतलब करंट को पास करेगा क्या? करंट को पास करेगा? नहीं। तो क्या इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है आपको? क्या इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है? नहीं ना, मतलब एक कंपल्सरी तो नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज ऐसा हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। बोलो यार। ठीक है, खैर, तो वुड का देख लो आप, 10 मेगा मेगा वोल्ट पर मीटर, कॉटन का इतना। आगे देखो, ऑल मैग्नेटिक मटेरियल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन, बोलो कब अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं वो? जब उनको हाई टेम्परेचर हीट किया जाता है, इनको हीट किया जाता है। दो टेम्परेचर याद रखना, क्या? एक क्यूरी टेम्परेचर और एक आपका कौन था, नील टेम्परेचर, याद है क्या हमें? अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था हमने, एक क्यूरी टेम्परेचर और एक नील टेम्परेचर। बताओ, क्यूरी टेम्परेचर पे कौन क्या से क्या हो जाता है, कौन किस में कन्वर्ट होता है? क्यूरी टेम्परेचर पे कौन किस में कन्वर्ट होता है? तो बेसिकली आपका फेरो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैरामैग्नेटिक। किसमें? पैरामैग्नेटिक में। और नील टेम्परेचर किस में कन्वर्ट, किस में से किस में चला जाता है? एंटी फेरो किस में चला जाता है? पैरा। एंटी फेरो किस में चला जाता है? पैरा। एक बात बताओ, फेरोमैग्नेटिक इज अ गुड मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज अ गुड मैग्नेटिक मटेरियल? विच वन इज गुड मैग्नेटिक मटेरियल? ऑब्वियसली फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक। तो if we will increase the temperature, if we will increase the temperature, the magnetic property of the material will increase or decrease? Increase or decrease? That will decrease ना, तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट कर देंगे तो वो मैग्नेटिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। क्लियर है क्या? डन। तो ये दो टेम्परेचर आप याद रखना, ठीक है? चलो, which one of the following is not a permanent magnetic material? Which one of the following is not a permanent magnetic material? बोलिए। परमानेंट मतलब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल? परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल मतलब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल? सॉफ्ट, हार्ड ना, ठीक है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। जो सॉफ्ट हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करना इजी होता है या टफ होता है?
टफ होता है बेसिकली, ठीक है ना। ओके, खैर, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल। तो देखो, क्रोमियम स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, कोबाल्ट स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, एल्निको एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो विच वन इज नॉट द एग्जांपल ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल, दैट इज सिलिकॉन आयरन। तो आप इसके थ्रू ये भी याद कर लो कि क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, एल्निको, दीज आर व्हाट, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल या फिर परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है मैं?